कानपुर में तनाव के मद्देनजर रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती। नॉर्थ ईस्ट के मसले को लेकर सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर रोक लगाने की मांग उठी। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने दिया बयान, कहा सोशल साइट्स के जरिए अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इन्हें तुरंत बंद करो। गृह मंत्रालय ने थोक के भाव यानी बल्क एसएमएस भेजने पर 15 दिनों के लिए लगाई रोक। पूर्वोत्तर के लोगों को मिल रही धमकियों के मद्देनजर लिया गया कड़ा फैसला। कोयला घोटाले को लेकर कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान ने साधा यूपीए सरकार पर निशाना। दोषियों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग बुलंद की। बाढ़ को लेकर मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव बेहद गंभीर, सभी जिलों के अधिकारियों को दी चेतावनी। कहा राहत कार्यों में अगर लापरवाही की तो खैर नहीं, छोड़ूंगा नहीं। और योग गुरु बाबा रामदेव के सहयोगी आचार्य बालकृष्ण जेल से रिहा। नैनीताल हाईकोर्ट ने कल दी थी जमानत। जेल से बाहर आने पर समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत। बालकृष्ण ने कहा उन लोगों का धन्यवाद जिन्होंने जेल भेजा, क्योंकि मैं क्रांतिवीर बनकर निकला हूं। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में सामने आए करोड़ों रुपए के लैक्सफेड घोटाले की, जिसकी जांच में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। और इस मामले में जो ताजा जो सामने आई हैं चीजें वो ये हैं कि लैक्सफेड के तत्कालीन जीएम पंकज त्रिपाठी जांच एजेंसी की गिरफ्त में आ गए हैं और चीफ इंजीनियर गोविंद शरण और अकाउंटेंट अनिल अग्रवाल की जोर शोर से तलाश की जा रही है, जिन्होंने आवंटित रकम की जमकर लूट खसोट की। साल 2010 में मायावती सरकार के शासनादेश के बाद लैक्सफेड को करीब 300 करोड़ रुपए का काम आवंटित किया गया। पैसे का भुगतान भी किया गया, लेकिन ना तो काम जमीन पर दिखा और ना ही सरकारी कागजों पर। तो उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक बड़े बड़े घोटाले सामने आते जा रहे हैं। लैक्सफेड घोटाले में करोड़ों रुपए के हेरफेर का खुलासा हुआ। थाने में दर्ज शिकायत के मुताबिक यह घोटाला 12 करोड़ रुपए का था, लेकिन जांच एजेंसी की माने तो यह घोटाला 50 करोड़ से भी ज्यादा का है। आइए जान लेते हैं क्या है लैक्सफेड और कैसे करोड़ों रुपए यहां से वहां कर दिए गए। लो जी, अब एक और घोटाला। अभी 6 महीने भी नहीं हुए मायावती की सरकार को गुजरे और एक के बाद एक जारी है घोटालों के सामने आने का सिलसिला। इस बार मामला है लैक्सफेड घोटाले का। आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें कि दरअसल ये लैक्सफेड है क्या और कैसा है ये घोटाला। लैक्सफेड यानी उत्तर प्रदेश श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, जिसे 24 मई 2010 को सरकारी और अर्ध सरकारी निर्माण कार्यों को कराने का शासनादेश दिया गया। करीब 2 साल के दौरान इस नोडल एजेंसी को 18 अलग अलग विभागों से करीब 300 करोड़ का काम आवंटित किया गया। चीजें अपनी गति से चल रही थीं। इसी बीच 21 फरवरी 2012 को सहकारिता विभाग के एक अधिकारी ने लखनऊ की हुसैनगंज कोतवाली में एक मुकदमा दर्ज कराया। आरोप था 12 करोड़ रुपए की हेराफेरी का। मामला बड़ा था, लिहाजा मामले की जांच का जिम्मा एसआईटी सेल को सौंप दिया गया। उस वक्त सूबे में मायावती की सरकार थी। तब तत्कालीन सरकार के निर्देश पर इस जांच को रोके रखा गया। लेकिन सरकार बदलते ही शुरू हुआ तबादलों का दौर। और फिर जब सुब्रत त्रिपाठी एसआईटी के डीजी बने तो तब से सुस्त चाल से चल रही जांच में तेजी आ गई। शुरू हुआ छापेमारी का दौर। लैक्सफेड के तत्कालीन जीएम पंकज त्रिपाठी की गिरफ्तारी हुई। जांच के क्रम में पता चला कि अलग अलग विभागों ने लैक्सफेड को काम कराने के लिए जो पैसे आवंटित किए थे उसमें बेइंतहा लूट खसोट हुई थी। छापेमारियों का दौर जारी है और हर रोज नए नए खुलासे होते जा रहे हैं।
अब जानना यह है कि आखिर वो कौन लोग थे जिन्होंने करोड़ों के इस खेल में मलाई काटी और कहां कहां हुई जनता के पैसों की बंदरबांट। बताएंगे आपको पूरा सच। बने रहिए समाचार प्लस के साथ। महज 2 वर्षों के भीतर लैकफेड को करीब 300 करोड़ रुपए का काम आवंटित किया गया। इन पैसों का भुगतान भी हो गया, लेकिन काम हुआ नहीं। जांच में जो बातें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक लैकफेड के चीफ इंजीनियर और अकाउंटेंट ने मिलकर 17 लोगों के नाम से बेरर चेक काटे और पैसा डकार गए। लैकफेड से काम कराने का शासनादेश जारी होने की देर थी। शुरू हो गया काम आने का सिलसिला। लेकिन खास बात यह रही कि इस एजेंसी को काम तो सौंपे गए, उन कामों के एवज में पैसे का भुगतान भी हुआ, लेकिन काम नहीं हुआ। पंचायत राज विभाग से 132 करोड़ 37 लाख का भुगतान, माध्यमिक शिक्षा परिषद से 12 करोड़ 99 लाख का भुगतान, NRHM के लिए 45 करोड़ 37 लाख का भुगतान, ITI के लिए 28 करोड़ 71 लाख का भुगतान, शिक्षा मार्गदर्शन केंद्र के लिए 1 करोड़ 42 लाख का भुगतान, होम्योपैथिक अस्पताल के लिए 1 करोड़ 19 लाख 70 हजार का भुगतान, कृषि उर्वरक के लिए 2 करोड़ 45 लाख का भुगतान, पोस्टमार्टम हाउस के लिए 8 करोड़ 17 लाख का भुगतान, अल्पसंख्यक कल्याण और आंगनबाड़ी केंद्र से 18 करोड़ 88 लाख का भुगतान, नक्सली इलाकों में PHC के लिए 1 करोड़ 61 लाख का भुगतान, पशु चिकित्सालय के लिए 61 लाख का भुगतान। इतना ही नहीं, जब इन पैसों का हिसाब मांगा गया तो लैकफेड ने हाथ खड़े कर दिए। अजीत साहब, हिसाब तो तब मिलता ना जब पैसों का कहीं इस्तेमाल हुआ होता। लूट खसोट का आलम यह था कि मुख्य अभियंता गोविंद शरण श्रीवास्तव और लेखाकार अनिल गुप्ता ने 17 अधिशासी अभियंताओं के नाम से बियर चेक काटकर करोड़ों का गबन कर लिया। जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि घोटाले का पैसा किन किन माननीयों के पास पहुंचा। घोटालेबाजों के नाम जांच एजेंसी के पास मौजूद हैं और अब उनकी गिरफ्तारी के लिए छानबीन जारी है। 13 करोड़ के गबन से शुरू हुआ माया सरकार का लैकफेड का घोटाला अब 260 करोड़ का जा पहुंचा है। जांच एजेंसियों की माने तो ये घोटाला बसपा सरकार के उन सफेद पोशों को बेनकाब करेगा जिन्होंने आनन फानन में सन 2010 में इसको नोडल एजेंसी बनाया था। कैमरामैन विशाल वर्मा के साथ आलोक पांडे, लखनऊ, समाचार प्लस। चलिए अब इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अमिताभ जी हमारे साथ बने हुए हैं। आप समाचार प्लस न्यूज नेटवर्क के मैनेजिंग एडिटर हैं। विजय बहादुर पाठक जी जुड़ रहे हैं लखनऊ में। आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, स्वागत है आपका। सिद्धार्थ कलन साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभी पत्रकार संघ का जो चुनाव होता है उसमें भी विजयश्री हासिल की है, तो इसकी बधाई भी और आपका स्वागत भी। जी सिद्धार्थ जी, मुझे बताइए, आप सब लोग राजधानी में पत्रकारिता कर रहे हैं, तमाम बीजेपी के जो हमारे भाई हैं वो भी वहां मौजूद हैं। इन सारी चीजों के बीच आप लोग इतने जागरूक लोग हैं, आप लोगों के रहते हुए इतना बड़ा घोटाला सरकार कर कैसे लेती है? क्या सरकार को ना मीडिया की चिंता है, ना विपक्ष की चिंता है, या यूं कहें कि ये दोनों ही धड़े सरकारों के आगे बौने साबित हो गए? सिद्धार्थ जी। नहीं, ऐसा नहीं है। इस घोटाले के बारे में लगातार देखिए, घोटाले की कितनी रकम है। अब हाँ। श्रम निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, हाँ, ये मजदूरों की एक संस्था थी, जिसको सहकारी मजदूरों की संस्था थी, हाँ, कि मजदूरों का शोषण ना हो सके और मजदूर खुद निर्माण का काम करें, हाँ, और उसका जो पैसा है मजदूर उसके शेयर होल्डर हों, हाँ, और उसका पैसा है उसमें जो सेंटेज मिलती है, हाँ, उसके पैसे में सबकी भागीदारी हो। हाँ।
अब सवाल ये है कि पंचायत राज विभाग है, एनआरएचएम है, आप जान रहे हैं कि ये सारे विभाग, इसका जो मेजर पैसा जो आपने पूरा ब्रेकअप दिया है, अगर वो देखा जाए तो ये सारे विभाग बाबू सिंह कुशवाहा के पास थे। ठीक है। जब माया सरकार के वो ताकतवर मंत्री थे। ठीक है। अब पंचायत राज विभाग ने अगर श्रम निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड को सामान खरीदने के लिए अगर कोई पैसा दे दिया, टेंडर दे दिया, तो इसकी जानकारी उस दौरान जब यही लोग सरबराहकार थे तो हम लोग तक नहीं पहुंची। अब ओटी के उपकरण खरीदने का काम दे दिया। अरे भाई, इनका काम था निर्माण करना, इनका काम था कंस्ट्रक्शन वर्क करना, वहां तक तो ठीक था। और कंस्ट्रक्शन वर्क में भी कोई इस तरह के मैंडेटरी ऑर्डर नहीं इशू होते थे, बल्कि ये सेतु निगम और तमाम निर्माण निगम इस तरह की इकाइयों के साथ बराबर प्रतिस्पर्धा करते हुए ये निर्माण के कार्य करती थी। इसका काम तो ये था, इसका काम बच्चों के स्कूल का बस्ता खरीदना और अंधता निवारण के चश्मे खरीदना, ये इसका काम ही नहीं था। तो जो इसका मूल काम नहीं था, उस काम से इतर अगर गुपचुप ऑर्डर्स जो है वो होते रहे, और उसके बाद एक जांच का मामला जब आया तो उस समय 13 करोड़ का घोटाला था। तो मुझे लगता है 2010 के बाद से अब तक 260 करोड़ हो गया। तो यानी जांच शुरू होने के बाद, जांच के आदेश होने के बाद भी जांच नहीं की गई। और उस जांच से किसी को कोई भय नहीं था जी। और वही भय ना होना जी, जांच से कोई भय नहीं था और कोई भय ना होना ही घोटाले करने वालों की हिम्मत को और बढ़ाता गया। पाठक जी, आपके पास आना चाहूंगा। इतने बड़े बड़े काम करने वाले आदरणीय, प्रातः स्मरणीय, महान बाबू सिंह कुशवाहा जी को गोद में बैठाने की मजबूरी क्या थी? नहीं, ये बात आपकी जो आपने कही है वो सही बात है। और जब यह प्रश्न होता है तो कहीं न कहीं असहज स्थिति का निर्माण होता है। लेकिन आज जिस मुद्दे पर आप बहस कर रहे हैं, कुल मिलाकर के निर्माण एजेंसियां कौन संस्थाएं होंगी और कौन कौन काम करेगा, ये स्थिति है। जब ऑलरेडी निर्माण निगम है, सीएनडीएस है, तो फिर एक नई संस्था को निर्माण संस्था बनाया गया। निर्माण संस्था जब बनाया गया तो उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, उसके पास आधारभूत संरचना है कि नहीं, जिन कार्यदायी, क्योंकि यह एक कार्यदायी संस्था थी, पैसा जिन मूल विभागों का था, पर्यवेक्षण का दायित्व उन मूल विभाग के अधिकारियों का भी है, उन मूल विभाग के कर्मचारियों का भी है। जब ये जैसे उर्वरक, अभी सिद्धार्थ जी कह रहे थे कि ओटी का सामान खरीदने के लिए दिया गया, आपने जो आंकड़ा बताया उसमें कृषि उर्वरक के लिए भी पैसा दिया गया। तो जब कृषि उर्वरक के लिए कृषि विभाग का पैसा दिया गया तो श्रम सहकारी निर्माण समिति कैसे करती है? और कोई भी फैसले राज्य की ब्यूरोक्रेसी और राजनीतिक जो तंत्र है उसको लेकर दोनों मिलकर लेते हैं। तो आखिर पत्रावलियों पर क्या हुआ? और इस घोटाले पर हम हैं, आप हैं, अमिताभ जी हैं, अतुल जी, लाख सारे सवाल कर ले, लेकिन परिस्थितियां तो वही है कि जब जांच अंतिम चरण पे पहुंचेगी तो कहीं न कहीं कोई इसलिए छूट जाएगा कि चार्जशीट नहीं दाखिल हुई, कोई इसलिए छूट जाएगा कि उसके खिलाफ जांच के आवश्यक तथ्य मौजूद नहीं हुए। अगर मौजूद होंगे तो जो अधिकारी काम जांच कर रहा होगा, पता लगा वो कहीं कहीं दूसरी जगह चला जाएगा। तो जो हौसले बढ़ रहे हैं कर्मचारियों के, अधिकारियों के, और इस तरह हर पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ मैनोवर करने वाले लोग होते हैं, जो कोई सरकार रहे। इस सरकार में याद देखिए, नोएडा जैसे प्रश्न पर, अधिकारियों के प्रश्न पर हाई कोर्ट को टिप्पणी करनी आएंगे, उस पर भी आएंगे। आप जो जिस तरफ जाना चाहते हैं उस तरफ भी मैं आपके साथ चलूंगा, उसी रास्ते पे चलूंगा जिस तरफ आप चलना चाहते हैं, उस पगडंडी पे चलूंगा। अमिताभ जी के पास पहले जरूर जाना चाहूंगा, वरना गुस्ताखी हो जाएगी, नाराज हो जाएंगे बॉस। अमिताभ जी, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि इस देश में, अमिताभ जी, इस देश में आजादी के बाद एक से बढ़कर एक घोटाले हुए। दुर्भाग्य हमारा है कि जो घोटालों की राशि है अमिताभ जी, वो लगातार डबल ट्रिपल होती जा रही है। लेकिन दुखद इससे बड़ा ये है कि शायद एक या दो नाम ही आप गिना पाएं 65 वर्ष के आजादी के इतिहास में जब किसी राजनेता को सजा हुई हो। देखिए, आज का दिन तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हम लोगों के लिए, क्योंकि आज जब हम शाम को इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं तो दिन में हम एक ऐसी खबर के साक्षी रहे हैं जिसने इस देश में घोटाले की रकम के सारे कीर्तिमान ध्वस्त कर दिए। सीएजी की रिपोर्ट ने जो कोयला घोटाला बताया है, उसने इस देश का चेहरा शर्म से झुका दिया, काला कर दिया है। कोयले की हम उस विषय पर किसी और दिन चर्चा करेंगे, आज हम इस पर रहते हैं। ये मूल मामला क्या है? मेरे लिए ये चिंता का विषय नहीं कि खाद खरीदने का ठेका क्यों दे दिया और बस्ता खरीदने का क्यों दे दिया। अरे जो करना हो तो कर दो। लेकिन हिंदुस्तान में मुझे याद नहीं आता कि कभी ऐसा हुआ हो
कि सरकारी पैसा बेरर चेक से मिला हो। हाँ। बेरर चेक मतलब नगद पॉलीथिन में रख के बंडल बांध के देना। आज तक मेरा इनकम टैक्स का रिफंड आया 210 रुपया, वो भी